हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद है मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सीटेड दिसंबर 2024 की तैयारी जरूर कर रहे होंगे। बच्चा लगभग 1 महीने का टाइम बचा है। ऐसी स्थिति में आपको आपके अपने अभ्यास को और तेज धार देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए। आप सब जानते हो कि आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का पीवाईक्यूज। ओके, पीवाईक्यूज का मतलब आप जानते हो क्या होता है। सीटेट की परीक्षा में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में हम ये कहें कि जिन भी विद्यार्थियों को बिना किसी बहुत अधिक मेहनत के सीटेट को क्वालिफाई करना होता है वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करते हैं। पीवाईक्यूज से उन्हें सक्सेस 100% मिलती है। आज हम लोग करने वाले हैं जनवरी 2021 के पेपर 1 की हिंदी को एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल सटीक विश्लेषण, और लाएंगे। कितने नंबर लाओगे भैया? 30 आउट ऑफ 30। ठीक है, इससे कम नहीं आएंगे, ये वादा है। जुड़िए तो सही, समझिए, कीजिए तो एक बार। तो चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और एक छोटा सा काम होता है हमारा, वो प्लीज़ एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सीटेट एस्पिरेंट्स हैं या टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और जितने लोग भी आज पहली बार अपने परिवार से जुड़ना चाह रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, ताकि उन्हें अगली नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कैसे आएंगे 30 आउट ऑफ 30। देखिए, एक चीज़ और भी है कि अगर आप कहीं से भी प्रैक्टिस करते हो पीवाईक्यूज की, तो आप समझते हो ना कि क्वेश्चंस को तो आप कर ही लोगे, बट बेटा जो एग्ज़ाम को लेकर के फियर है ना, डर, वो दूर नहीं हो पाता। इसीलिए मैं आपको ओरिजिनल पेपर करा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपके अंदर का फियर, डर जो होगा वो ख़त्म होगा। आपको लगेगा कि हम रियल एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, और लगना भी चाहिए। इससे आपका एग्ज़ाम हॉल में जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो बड़ी आसानी से हो जाएगा, साथ में एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी। तो दोनों ही अगर साथ मिल जाएं तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाता है, चाहे जो एग्ज़ाम हो। ठीक है, आता आपको सब कुछ है, पता आपको सब है, लेकिन कई बार प्रेशर के चलते चीज़ें आप मिस करते हो, वो यहाँ पर अब नहीं होंगी। आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को। और देख पा रहे होंगे कि आप सब जानते हो कि यहाँ पर जो सीटेट की परीक्षा होती है, यहाँ पर कम से कम 2 कॉम्प्रहेंशन आपको दिए जाते हैं, जैसा कि 121 से 128 के मध्य दिया जाएगा। बच्चे ये ना, हम लैंग्वेज टू हिंदी करा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब समझते हो? मतलब ये हो जाता है कि 2 लैंग्वेज होती ना, एक लैंग्वेज फर्स्ट में आती, एक सेकंड में आती। तो फर्स्ट में करा चुका हूँ, सेकंड करा रहा हूँ, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि इसके बाद एक देखिए पैसेज आपका यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका 129 से 135 के बीच है, क्लियर। इसके बाद 135 के बाद से शुरू हो जाएंगे आपके 136 से पेडागोजी के क्वेश्चन। तो थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करेंगे और लेक्चर को अंत तक देखेंगे। राधा रानी कृपा रही तो सबको, जो विद्यार्थी पूरा लेक्चर देखेंगे उन्हें 30 में से 30 जरूर मिलेंगे, ठीक है। ऐसी गुहार मैं कर रहा हूँ राधा रानी से। चलिए शुरू करते हैं। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं, घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की विशेषता ये होती है कि शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है उनका बार बार घटित होना या आना। बच्चों को मज़ेदार शब्द, वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते हुए देखिए,
आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है। प्रवीणता का मतलब होता है महारत या स्किल होना, जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें से बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पात्र जब हो जाते हैं तो बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, वो कैरेक्टर को भूलने लगते हैं, ठीक है, या कई बार कैरेक्टर को आपस में वो कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिएगा कि पात्रों की संख्या स्टोरी में क्या हो, कम हो। क्लियर? आइए शुरू करते हैं। 121 में आएंगे। छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, और बच्चा ध्यान रखिएगा, मैंने आज थोड़ा सा एक गलती करी है, वो ये है कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी आप पैसेज को करेंगे उससे पहले एक बार सरसरी निगाह से उनके क्वेश्चंस को जरूर देख लेंगे, तब आप पैसेज पढ़ेंगे, है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पढ़ ही लिया है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। हम पढ़ के आए थे कि छोटे बच्चों की कहानियों में मुख्य रूप से उनके आसपास की या दैनिक जीवन या रोजमर्रा की कहानियां घटित हों। क्या है ना, हमको जवाब वही देना होता है जो पैसेज में लिखा होता है, जिसके बारे में जिसकी सूचना पैसेज में मौजूद हो। देखिए लिखा है, छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं व घटनाएं पुस्तक में विषय हो सकती हैं। आइए क्या होगा, दैनिक जीवन, ठीक है। 122 में आएंगे। बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छे लगते हैं? मज़ेदार, सरल, जटिल, लंबे, कैसे? मज़ेदार, है ना, जिनमें उनको प्लेजर आता है, बार बार बोलने पढ़ने में उन्हें आनंद मिलता है, उन्हें वो बार बार दोहराते हैं। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का क्या महत्व है? ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का क्या महत्व? देखिए, अगर आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो पढ़ने में क्या आएगी? कुशलता, रीडिंग में स्किल्ड हो जाएंगे आप, ठीक है। पढ़ते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सॉरी, पढ़ते नहीं, पुस्तक चुनते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, पुस्तक की कीमत सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। देखिए, महत्वपूर्ण हो सकती, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कीमत उसकी महत्वपूर्ण नहीं होगी, बट प्रयास यही हमेशा किया जाता है कि पुस्तक की कीमत इतनी कभी नहीं होती जितना कि उसकी गुणवत्ता ना हो, है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो विषय कौन सा है, उसमें किस तरीके की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, और वो किस आयु वर्ग के लिए लिखी गई है, ये महत्वपूर्ण है। कीमत तो लास्ट का टॉपिक है, या यूँ समझिए कि कीमत कुछ है ही नहीं, ठीक है। छोटे बच्चे में छोटे विशेषण है, ये आपका एक वाक्यांश है। इसमें जो छोटे शब्द लिखा है वो किस तरह का विशेषण है, ये हमको देखना है। तो भैया, बच्चे की गुणवत्ता बताई जा रही है कि वो कैसा है, छोटा है, सो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर? आते हैं 126 को देखते हैं। पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? अब ये बेसिक ग्रामर का एक तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। तो पुनः प्लस आवृत्ति, पुनरावृत्ति का मेन क्या होता है? रिवीजन। नोटिस कीजिएगा, इंग्लिश में जो हम जाते हैं तो उसको लिखते हैं रिविजन, मतलब विजन जो हो वो कैसा हो, री हो, मतलब दोबारा हो, ठीक है। पुनरावृत्ति का मतलब हो गया पुनः प्लस आवृत्ति, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार हो, वो क्या होगा? पुनरावृत्ति होगा। देखिए, हमने विच्छेद बना लिया, इसका कर लिया, ऐसे आप भी कर सकते हो। 127 में आएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह के लिए नहीं है? तो देखिए, ये 1 2 3 आपके आते हैं, और जो होता है वो संयोजक चिन्ह है, कारक चिन्ह नहीं होता है। संयोजक का मेन होता है कि किन्हीं दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जो जोड़ने का काम कर रहा होता है, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? आपके संयोजक चिन्ह कहलाते हैं या संयोजक शब्द कहलाएंगे, ठीक है। 128 में आएंगे। पुस्तक का चयन के आधार पर होना चाहिए। सिंपल, आयु वर्ग के आधार पर होना चाहिए। बच्चों की जो आयु होगी उसी के हिसाब से तो आप पुस्तक का चुनाव करेंगे, ठीक है। चलिए, आई थिंक
पहले पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस लिखे थे वो सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ चुके हैं। अच्छा, अब आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन पैसेज होगा 129 से 135 तक मुझे जहाँ पे जवाब देने हैं, लेकिन उससे पहले हम पैसेज के अंदर पूछे गए प्रश्नों को एक बार सरसरी निगाह से जरूर देख लेंगे। ठीक है, इससे होता क्या ना कि मतलब वो क्या क्या पूछा है उसने, ये बात दिमाग में हिट करती रहती है। तो जब हम पैसेज पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें जो हमको मिलेंगी उससे संबंधित मिलेंगी तो हम उसे अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट में जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अंडरलाइन वाली जो करी गई सेंटेंस होगी ना वो हमको पॉइंट आउट कर जाएगी। ठीक है, हाईलाइट कर जाएगी और फिर हमें उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। समझ लो ना, तो ये एक बेनिफिट होता है। और इससे एक फ़ायदा और भी होता है कि पैसेज का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमको चाहिए 30 में से 30 नंबर, तो ये टेक्निक्स तो हमको अपनानी ही होंगी। ठीक, चलिए बच्चे, बिल्कुल जेन्युइन तरीके में आपको सुझाता हूँ। अब देखना ये है यार कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। क्या है, चिनार का तना होता है, चिनार तो पौधा होता है, कैसा तना होता है देखेंगे। चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? अच्छा भाई, कौन सा सब समूह भिन्न है देख लेंगे। चिनार की लकड़ी कैसी होती, रंग के बारे में बताना है। कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जा सकते, वाक्य में विशेषण देख लेंगे। समूह से भिन्न शब्द, इसको वहीं पढ़ लेंगे। अच्छा, एक और है आपका, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पैसेज को। चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचाई आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर या इससे अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व तो बहुत अधिक होता है। यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। चिनार की लकड़ी कैसी होती है? सफ़ेद होती है। इस पर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ठीक है, अभी बताएंगे। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है, रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी ना तो आसानी से कटती है और ना ही आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती है, ऐसा बता रहे हैं। अतः इसकी कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है। इस पर कांटे नहीं होते, किंतु छूने पर यह खुरदरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती तथा यह पहाड़ी बनकर झरती रहती है। इससे इसका तना शल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झरती रहती है, झरती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती है। चिनार वृक्ष का छाल का रंग धूसर हरापन लिए, धूसर अथवा सफेदी लिए हुए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है। नोटिस कीजिएगा, शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है। ठीक है, और नारंगी अथवा नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती हैं तथा आसानी से टूटती नहीं, किंतु वृक्ष के बढ़ने का साथ ही ये झुकने लगती हैं और कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती हैं। ठीक है, आइए शुरू करते। चिनार का तना कैसा होता है बताओ भाई, इतना पढ़ के आए हो पैसेज को, बताइए कि चिनार का तना कैसा होता है। चिकना तो कहीं मिला नहीं था, बुरबुरा शब्द यूज नहीं किया गया, कंटीला यूज नहीं किया गया, कैसा था? खुरदरा था। चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? शरद ऋतु में, लिखा था यहाँ पे। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदल लेता है। शरद ऋतु को सर्दी कहते हैं, इसलिए 130 का जवाब बन गया आपका चौथा। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? 4 ऑप्शन लिखे हैं, एक है जो उससे अलग होगा। पुराने वृक्ष, धूसर छाल, चिनार वृक्ष, लंबी दरारें। अब बताओ भाई क्या हो सकता है। देखो, चिनार वृक्ष आपका अलग है, पर्टिकुलर ये संज्ञा है कह सकते हो, या वृक्ष के संबंध में बताया जा रहा है, उसका नाम है यहाँ पे। लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर, ये विशेषण किसी के
है ना। तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी पेड़ के बारे में बात करी जा सकती है, ये अलग हो गया, ठीक है। 132 में आएंगे, चिनार की लकड़ी कैसी होती है। सिंपल है, अभी कहीं पढ़ के आते चिनार की लकड़ी कैसी होती, कैसी होती भैया, सफेद होती। कहीं पर लिखा है चिनार की लकड़ी सफेद होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। तो वाक्य में विशेषण शब्द क्या हो सकता है, तो कीमती फर्नीचर, समझ लो, फर्नीचर तो संज्ञा है, फर्नीचर की विशेषता है कि वह कैसा हो, कीमती। तो कीमती आपका विशेषण हो गया। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है, जो समूह से भिन्न हो। जैसे कभी कभी, लंबी लंबी, लाल लाल, पतली दुबली, ठीक है, ये क्या है, भिन्न है। क्योंकि बाकी के शब्द आप देख रहे होंगे कि सेम रिपीट हुए हैं, और यहाँ पर पतली दुबली एक पेयरअप के रूप में लिखा हुआ है ना, युग्म के रूप में लिखा हुआ है। जैसे सुख दुख है ना, मोटा पतला, वैसे पतली दुबली, ठीक है। चलिए भैया, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। चिनार की लकड़ी जो होती है वो आसानी से कटती नहीं, आसानी से कट जाती, ये उसका गुण नहीं है, क्योंकि वो आसानी से कटती नहीं है, ठीक है। चलो भाई, पैसेज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा था, कहाँ चले गए, ये 129 से 135 तक ही हमको करना था, हमने कंप्लीट कर लिया। 136 नंबर से शुरू हो जाएगा आपका पेडागोजी का क्वेश्चन, करते हैं, आने वाली है मजा यहाँ पर। अब पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है भैया, जब आप रीडिंग कर रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो आप पढ़ रहे हो क्या उसे आप समझ भी पा रहे हो, ठीक है। मतलब अर्थ निर्माण, आप तेज गति से पढ़ते हो, बड़ा शुद्ध उच्चारण करते हो, लेकिन जो लिखा है वो आप समझ ही नहीं रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो 136 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका सेकंड। 137 में आएंगे, कह रहे हैं कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या होता है। इसका आधार है परस्पर अंतःक्रिया। परिवार में कई सदस्य होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, अगर ये सब लोग परिवार में हैं तो एक संयुक्त परिवार को बता रहा होता है वो, और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच क्या कर पाएगा, वो इंटरेक्ट कर पाएगा, ठीक है। 138 की बात करेंगे कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। अब ये देखना है कि जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, ये देख लो, ठीक है। तो वैसे योगदान सभी का है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वो होता है राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का, ठीक है। वापस क्वेश्चन को पढ़िएगा। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं से, क्योंकि देश दुनिया के बारे में जानने का अवसर मिलता है, बच्चा यहाँ से अपडेट रहेगा, ठीक है। तो समझ रहे होंगे इस चीज़ को, इससे समझ जो होती है वो व्यापक हो जाती है, करेक्ट। 139 में आएंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या हो सकती है, ठीक है। तो निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, मतलब निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन का एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना जिससे बच्चे खुद को जो भी वहाँ पे निवेश करें उसका आउटपुट हो, या ये समझिए कि बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट जब उन्हें मिलेगा तो अधिक से अधिक भाषा के प्रयोग करना वो सीख पाएंगे, और इसी को निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण कहा जाएगा। 140 में आएंगे, कह रहे हैं कि पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो यह है स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है,
तो देखिए स्वीकार्य है। बाकी के ये दोनों आपके नेगेटिव लिखे हैं और मदर टंग को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये कहाँ है, हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, आइए 142 को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है। सॉरी 141 हो गया क्या, एक मिनट, 141 कहाँ चले गए भाई? अच्छा इसी के नीचे होगा, करेक्ट, ये वाला। कह रहे हैं कि रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती हैं। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है, मतलब वो ऐसा क्यों पूछ रही हैं या बच्चों के साथ इस तरीके का संबोधन वो क्यों कर रही हैं? देखिए वो बहुभाषिकता को संबोधित करना चाहती हैं। ठीक है, अब भाई बहन गुजरात में ही बोलते हैं, बाकी जगहों पे तो नहीं बोला जा रहा ना। तो कहने का मतलब है कि जब हम अन्य भाषाओं का भी प्रयोग यहाँ पे कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बहुभाषिकता को संबोधित करना। अब आएंगे 142 को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चलिए देखते हैं भाई। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? देखिए ये ज़रूरी तो है लेकिन प्राइमरी स्टैंडर्ड पर कम महत्वपूर्ण है। बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक दी जाए, गलत। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, ये भी गलत। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का क्या दें, अवसर। ये प्राइमरी कक्षा की सबसे ज़रूरी या महत्वपूर्ण चीज़ है। आते हैं 143 को देखेंगे। बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है, बच्चों को क्या करोगे भाई, बच्चों का भाषा विकास हो इसके लिए सबसे ज़रूरी सेक्शन हो जाता है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना। नहीं, आइए जानते हैं क्या होता है भाषा प्रयोग के अवसर देना। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करने का मौका मिलेगा तो वो बच्चे उन बच्चों का जो भाषा विकास होगा वो सर्वाधिक हो सकेगा। ठीक है, आइए 144 को देखते हैं। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, मतलब उनके कद में या लंबाई में या आकार में मिस्टेक कर रही है। ठीक है, उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवता के कारण ऐसा कर रही है, तो संभवतः है ना, पॉसिबिलिटी है उसे डिस्ग्राफिया हो। डिस्ग्राफिया जस्ट लर्निंग राइटिंग डिसेबिलिटीज है ना। इसमें आप कह सकते हो एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है। कई बार वो शब्दों को गलत तरीके से लिख लेता है, स्पेलिंग एरर होती है और समझ रहे ना, तो ये एक प्रकार की डिसीज़ है कह सकते हो। ठीक है, आइए 145 को देखते हैं क्या है। 145 भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। सिंपल है, चॉम्स्की ने दिया था। 146 बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? आप जानना चाहते हैं कि बच्चों की जो राइटिंग स्किल है वो कितनी अच्छी है, तो बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखी। बहादुर बित्तो कहानी का अंत लिखकर, अच्छा तो अंत लिखो। अंत लिखने में क्या होगा कि बच्चों को अपनी सोच के आधार पर बहादुर बित्तो की कहानी का अंत बदलकर लिखना होगा और इसके लिए उनको काफ़ी चिंतन उत्तर करना होगा। तो उनकी लेखन की जो क्षमता होगी उसका आकलन यहाँ से बाकी प्रश्नों की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई 147 देखिएगा। पोर्टफोलियो में मदद करता है। तो देखिए पोर्टफोलियो किस में मदद करता है? कार्य को संचित करने, बच्चों को भययुक्त वातावरण देने, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने, क्रमिक प्रगति का आकलन करने। तो देखिए क्रमिक प्रगति का आकलन करने मतलब जो पोर्टफोलियो है वो ये बताता है कि बच्चों का रेगुलर बेसिस, पर डे बेसिस
किस हिसाब से कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है ना। इस बात को जांचा जाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आइए 148 को देखेंगे। भाषा का मनुष्य की और मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। 148 बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और जब हम इसको वहाँ लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, व्यापार और व्यवहारिकता, व्यापार वाले तो दोनों हटा दो, ये तो हो ही नहीं सकते ना। इसको ट्राई करते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के साथ, मनुष्य के विचारों के साथ गहरा संबंध होता है। बिल्कुल सही है। 148 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 149 को देखेंगे। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की और को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। इसको पढ़िएगा। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और मानकों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। 149 में सेकंड आएगा क्या? चुनौतियों वाला ऑप्शन तो हटा ही दो, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा चौथा नंबर। देखिए, मानक नहीं नियम यूज होंगे, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, है ना। भाषा में सिद्धांत व नियम तो होते ही हैं ना, तो इसको आप जब वहाँ रखोगे तो ये एक बेहतर लग रहा है थोड़ा सा, तो इसे हम उत्तर बना रहे हैं। 150 में आएंगे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है, उस पर चर्चा करती हैं। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कहानी सुनाने से नष्ट हो रहा समय गलत बात है, कहानी तो सुनाई जानी चाहिए। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध नहीं करता, समृद्ध करता। अवरुद्ध का मतलब होता है उस पर बैरियर है, बैरियर तो नहीं है। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही, मतलब समझ लो, जो उसको कहा गया उसका काम वो सिद्धांतों के अनुसार कर रही नहीं। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। एक मिनट, बहुत लंबा सा टिक हो गया है, थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते हैं। ये पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का उत्तर हो चुका है। आशा है कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। बेटा, सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे मंडे को फिर से एक नई क्लास के साथ। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को इसका PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मैं PDF इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। इससे होगा क्या कि बार बार आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक बार PDF उठा के देख लेंगे। तो एक बार लेक्चर देखने के बाद जब आप कंप्लीट लेक्चर देखेंगे और लेक्चर देखने के बाद जब आप PDF को खोलेंगे तो आपको ये सब बहुत आसान लगेगा, ठीक है, और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।